बुलेटिन करते हैं शुरुआत। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां भाजपा सांसद मुकेश राजपूत ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर करारा तंज कसा है। मुकेश राजपूत बोले हैं कि अखिलेश यादव भगवान कृष्ण के वंशज नहीं हो सकते। हाँ, अखिलेश यादव कंस और जरासंध के वंशज हो सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हनुमान जी की तो वो सबके हैं और सबका कल्याण करते हैं। तो फर्रुखाबाद में बीजेपी ने अखिलेश यादव पर यह तंज कसा है। भाजपा सांसद मुकेश राजपूत का यह बयान सामने आया है, जिसमें वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। मुकेश राजपूत साफ तौर पर बोला है उन्होंने कि अखिलेश यादव भगवान कृष्ण के वंशज नहीं हो सकते। हाँ, अखिलेश यादव कंस और जरासंध के वंशज हो सकते हैं। और मुझे जो कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान हमारी जात की हिंदू है, हाँ उनकी जात की कंस तो हो सकते थे, कृष्ण नहीं है। कृष्ण सबके थे, वो गरीब से गरीब लोगों के थे, निर्धनों के थे और सत्य के मार्ग पर चलने वाले। असत्य के मार्ग पर कभी कृष्ण भगवान नहीं चले। हाँ, कंस तो उनके हो सकते, जरासंध उनके समाज के हो सकते, मान सकते, लेकिन मैं नहीं कभी मानता हूँ कृष्ण भगवान उनके वंशज हैं। देखिए, आप देखिए कितने राम भक्त थे, और राम भक्त थे वो तो हम ऐसे रहे जैसे उनकी हर जगह लोग कहते हैं कि कोई भक्त मिले तो हनुमान जी से मिले। तो हनुमान जी के लिए अभी भी विद्यमान है, और हनुमान जी सबका कल्याण कर रहे हैं, हमारा भी कर रहे हैं और राजभर का भी कर रहे हैं और सबका कर रहे हैं, इस देश का कर रहे हैं। जो कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान हमारी जात की हिंदू है, हाँ। सहयोगी रमन मिश्रा लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रमन, अब भाजपा सांसद मुकेश राजपूत ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर इस तरीके से तंज कसा है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल श्रुति, अखिलेश यादव यादव जाति से आते हैं और यादव जाति मानी जाती है। कृष्ण भगवान ने यादव जाति में ही जन्म लिया था, और ऐसे में जब जब राम की भी बात आती है तो अखिलेश यादव कृष्ण की बात जरूर करते हैं। ऐसे में एक पत्रकार ने जब भाजपा सांसद मुकेश राजपूत से कहा कि अखिलेश यादव कहते हैं कि वो कृष्ण जाति से हैं, तो भाजपा सांसद ने ये कहा वो कृष्ण जाति के बिल्कुल नहीं हो सकते। कृष्ण ना उनकी जाति के हो सकते हैं, हाँ उनकी जाति के कंस जरूर हो सकते हैं। कंस का काम था दूसरों को मारना और दूसरों को प्रताड़ित करना, वही कृष्ण का काम था सबको लेकर आगे चलना और सबका भला करना। वहीं पर मुकेश राजपूत ने राजभर ने जो कहा था कि हनुमान जी राजभर के जाति के, तो उन्होंने कहा बिल्कुल हो सकता है कि हनुमान जी राजभर का भी भला करते हैं और सबका भला करते हैं। लेकिन जो कृष्ण को उन्होंने बताया, जो कृष्ण के अखिलेश यादव की जाति के नहीं है, इसको लेकर जो है ये सुर्खियों में ये बयान आ गया। और कहीं ना कहीं अब सोशल जो अखिलेश यादव के फॉलोवर हैं वो भी भाजपा सांसद पर टिप्पणी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में क्योंकि जो अखिलेश कृष्ण हैं उनको माना जाता है यादव जाति से ताल्लुक रखते थे, और अखिलेश यादव भी यादव जाति से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन अब इस बयान के बाद में जो है वो सियासत तेज है। तो अब भगवान को लेकर इस तरीके से बयानबाजी की जा रही है सियासत में, एक अलग सा ही तस्वीर है, ये सियासत की तस्वीर है रमन। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस बयानबाजी के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? नहीं, कोई बड़े नेता की तरफ से भी ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। छोटे मोटे जो फॉलोअर्स होते हैं सोशल मीडिया पर और कहीं वैसे जो उनके समर्थक हैं उनके बयान आ रहे हैं कि पहले अपनी जाति देखें, वो क्या जाने कृष्ण भगवान की जाति का कौन है। लेकिन अभी किसी बड़े नेता का बयान इस पर नहीं आया है। लेकिन जिस तरीके से भाजपा सांसद ने बयान दिया था, जल्द ही हो सकता है कि कोई बड़ा नेता इस पर बयान दे। तो भाजपा सांसद के द्वारा अखिलेश यादव को कंस बताया गया और इस तरीके से वो तंज कसते हुए नजर आए। लेकिन इसका संदेश क्या जाएगा रमन, क्योंकि लगातार सियासत में सनातन को टारगेट किया जा रहा है, भगवान को टारगेट किया जा रहा है, दोनों ही तरफ से। कभी जाति बताई जाती है भगवान को लेकर, कभी भगवान पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। जनता के बीच इसका संदेश क्या जाएगा? सियासत एक अलग मैटर है, लेकिन जनता क्या सोचेगी, जनता के बीच इसका संदेश कैसे जा रहा होगा? देश की सियासत और खास करके उत्तर प्रदेश की सियासत में धार्मिक टिप्पणी जो है ये शुरू चलती आ रही है।
कभी किसी की तुलना कृष्ण से, कभी किसी की तुलना राम से, कभी किसी की तुलना महिषासुर से, तो कभी किसी की तुलना कंस और रावण से। ये राजनीतिक जो बयान है अक्सर आज से नहीं दशकों से ऐसे बयान चलते आ रहे हैं, और लेकिन आज के दौर में ये बयान ज्यादा तेज हो गए हैं क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है और लोग ये बयान देते हैं, उसके बाद में वायरल होते हैं, तो एक दूसरे पर टिप्पणी करते हैं लोग। लेकिन जो भगवान और जिस तरीके से ये टिप्पणी की जाती है, कहीं ना कहीं समाज के लिए और अच्छी सियासत के लिए बेहतर नहीं है, और कहीं ना कहीं इसे कम होना बिल्कुल। इसका असर क्या होगा जनता के बीच, और आगे इसका पलटवार किस तरीके से देखने को मिलता है, और कितना आगे ये सियासी कलेश बढ़ता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया रमन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हो सकता है जो कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान हमारी जात के गुरु है, हाँ उनकी जात के कंस तो हो सकते थे, कृष्ण नहीं है, कृष्ण सबके थे, वो गरीब से गरीब लोगों के थे, निर्धनों के थे, और सत्य के मार्ग पर चलने वाले। असत्य के मार्ग पर कभी कृष्ण भगवान नहीं चले। हाँ कंस तो उनके हो सकते, जरासंध उनके समाज के हो सकते हैं, मान सकते, लेकिन मैं नहीं कभी मानता हूँ कृष्ण भगवान उनके बच्चे हैं। देखिए आपने देखे कितने राम भक्त थे, और राम भक्त थे वो तो हम ऐसे रहे जैसे उनकी हर जगह लोग कहते हैं कि कोई भक्त मिले तो हनुमान जी से मिले, तो हनुमान जी के लिए अभी भी विद्यमान है, और हनुमान जी सबका कल्याण कर रहे हैं, हमारा भी कर रहे हैं और राजभर का भी कर रहे हैं, वो सबका कर रहे हैं, इस देश का कर रहे हैं। वही संभल से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आज संभल दौरे पर रहेगा समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और लाल बिहारी यादव शामिल होंगे। किराना से सपा सांसद इकरा हसन डेलीगेशन में शामिल है। मुरादाबाद से संभल के लिए रवाना होगा समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन। हिंसा में मृतक के परिजनों से मुलाकात की जाएगी, उसके बाद रिपोर्ट भी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को सौंपा जाएगा। हालांकि प्रशासन की तरफ से हाई अलर्ट है। यूपी के तमाम जिलों में प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है। किराना से सपा सांसद इकरा हसन भी डेलीगेशन में शामिल है, और 10 मेंबरों का यह डेलीगेशन आज संभल जाएगा और संभल जाकर लोगों से मुलाकात करेगा। मृतकों के परिजनों से मुलाकात होगी। आर्थिक सहायता की राशि भी उन्हें दी जाएगी। संभल दौरे पर रहेगा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और लाल बिहारी यादव शामिल रहेंगे। किराना से सपा सांसद इकरा हसन भी डेलीगेशन में शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो संभल में पुलिस की गोलियों से 5 लोगों की हत्या हुई थी, उन 5 मृतक परिवार के लोगों को 5-5 लाख रुपया आर्थिक मदद देने का ऐलान किया था। वो आज 5 लाख रुपए की चेक ले करके जो संभल के मृतक परिवार के लोग हैं उनको देने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग जा रहे हैं। दूसरा, जो लोग घायल हुए हैं उनका उपचार सही हो, उनका इलाज सही हो, इसके लिए भी हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं और ये देखेंगे कि संभल में कैसे लोग प्रताड़ित किए गए हैं और पुलिस ने जो उन लोगों पर बर्बर गोली चार्ज किया था उस पूरी घटना की जांच करने का काम करेंगे। किया गया कि जो पीड़ित लोग हैं उनके परिवारजनों से मिला जाए, उनके दुख सुख को बांटा जाए। ऐसी स्थिति में प्रशासन के लोगों ने रोकने का काम किया, और जब तक प्रदेश की जनता में खुशहाली नहीं आई और संविधान के साथ जो इतनी छेड़खानी की जा रही है, हाँ, ये सब चीजें जो हैं बहुत बड़ा अन्याय प्रदेश की जनता के साथ हो रहा है। और हमारा प्रतिनिधि मंडल वहां जाकर के जनता में राहत के लिए कम से कम उनके दुख में अपनी सहभागिता देना चाहता है। तो इसीलिए जो हमारा प्रतिनिधि मंडल जो फिर जा रहा है
और उनके दुख सुख में भाग ले। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल एक बार फिर से जाने के लिए तो तैयार है, लेकिन इस पूरे मामले पर आरोप ये लगाए जा रहे हैं भाजपा के द्वारा, श्यामलाल जी, कि समाजवादी पार्टी मात्र राजनीति कर रही है संभल के मुद्दे पर, इस हिंसा पर सियासत कर रही है समाजवादी पार्टी। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि वोट बैंक को साधने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, ये हथकंडा अपनाया जा रहा है। ये बताइए, भारत का संविधान क्या कहता है और 1991 का पूजा स्थल अधिनियम क्या कहता है? हाँ? समाज को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और समाजवादी पार्टी के लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के अनुसार इस देश में समाजवाद लाना चाहिए और अंतिम व्यक्ति जिनके चेहरे पर मुस्कान नहीं, जो आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी लोगों के चेहरों पर खुशियां नहीं आ पाई, उन्हें। तो वहीं झारखंड राज्य के गठन होने के बाद राज्य के स्कूलों में संसाधनों को सुसज्जित करने के लिए राज्य सरकार ने बल दिया है। स्कूलों में भवन से लेकर पानी, बिजली, शौचालय समय तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई, पर शिक्षकों की कमी अभी भी वैसी की वैसी बरकरार है। ये दंश राज्य के कई स्कूल झेल रहे हैं। यूडायस प्लस की रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि साल 2022, साल 2023 और 23-2024 के रिपोर्ट में झारखंड के स्कूलों के संसाधनों में टॉप राज्यों में शामिल है, पर शिक्षकों की संख्या में झारखंड की स्थिति सबसे खराब दर्शाई गई है। केंद्र सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में 35 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक, राष्ट्रीय स्तर पर 25 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक का प्रावधान किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 7000 स्कूलों से ज्यादा स्कूलों में केवल एक ही शिक्षक के भरोसे पढ़ाई की जा रही है। राज्य में शिक्षकों की कमी का असर छात्रों की पढ़ाई पर भी देखने को साफ मिल रहा है। तो 7000 स्कूलों में इस तरीके की हालत है। तो झारखंड राज्य के गठन के बाद भी शिक्षा व्यवस्था लगातार जस की तस बनी हुई है और इसी पर सवाल बरकरार है। स्कूलों में संसाधनों को तो सुसज्जित कर दिया गया है, लेकिन शिक्षा के मंदिर में टीचर्स नहीं है, शिक्षक नहीं है, जिसको लेकर अब सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। स्कूलों में भवन से लेकर पानी, बिजली, शौचालय समेत तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, लेकिन शिक्षकों की संख्या जस की तस है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय पांडे रांची से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, क्या कुछ है ये पूरी जानकारी? रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है शिक्षा विभाग को लेकर, सरकारी स्कूलों को लेकर? देखिए, केंद्र के द्वारा यूडायस 2024 की रिपोर्ट में साफ तरीके से यह जिक्र किया गया है कि स्कूल, झारखंड की जो स्कूलें हैं, स्कूल की संसाधनों में तो यानी कह सकते हैं कि झारखंड पैदानों पे है, उस सूचियों में है। लेकिन अब यह कहा जा सकता है कि उन तमाम स्कूलों में राज्य की करीबन 60,000 से अधिक ऐसे स्कूल हैं जिनमें उनके अनुरूप जो है, यानी RTE के तहत के अनुरूप शिक्षक नहीं है। यानी अब कहा जा सकता है कि राज्य के करीबन 5400 ऐसे स्कूल हैं जिसमें एक शिक्षक के भरोसे जो है विद्यालय चल रहा है। निश्चित रूप से देखिए, झारखंड जो है हमेशा जो शिक्षकों का दंग झेलते रहा। जिस प्रकार से शिक्षा नियमावली को लेकर के, स्थानीय मुद्दे और स्थानीय नीति को लेकर के जो नियुक्तियां में लगातार जो गड़बड़ियां हुई है, और इसके लेकर के शिक्षक जो है लगातार झारखंड में इन विद्यालयों में कम रहे। आप समझ सकते हैं कि प्राथमिक स्कूल के विद्यालयों की शिक्षक ही नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षकों की भी शिक्षकों की कमी है। इतना ही नहीं, आप कह सकते हैं कि महाविद्यालयों की जो अभी शिक्षक की जो नियुक्ति है वो भी हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। तो आप पूरे झारखंड में अगर शिक्षक की अगर बात कर ले तो हर पैदानों पे, यानी कह सकते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक के शिक्षकों की कमी है। तो निश्चित रूप से यह संचिंतनीय है राज्य के लिए। किसी भी रूप में आप कह सकते हैं कि और शिक्षकों की कमी के कारण जो है राज्य की शिक्षा व्यवस्था जो है कर सकता है, इसका सीधा असर। ऐसे में सवाल यही है अजय कि इन कमियों को कैसे दूर करेगी सरकार? क्या कुछ अभी हालात है स्कूलों के, साथ ही साथ क्या कुछ रणनीति इसके लिए सरकार बना रही है?
देखिए, राज्य सरकार ने, अब हम अगर जिक्र करें तो राज्य सरकार 2008 में राज्य में शिक्षकों की कमी पर पूरा करने के लिए राज्य ने नियमावली बनाई थी और पारा शिक्षकों की नियुक्ति की थी, और जिसमें करीबन राज्य के 64,000 शिक्षकों की पारा शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। लेकिन यह मामला अनुबंध पर था। अनुबंध को लेकर के 1 साल की नियुक्ति में वो पूरे राज्य के फिर वो जो है शिक्षक जो है ये हो गए, कामों से बेफर गए और लगातार आंदोलन चलता रहा। इसके बाद लगातार इसके लेकर के सरकार बनाती रही, और आप देख सकते हैं कि 2019 की जो सरकार, 2024 की सरकारों में हेमंत सरकार ने उन तमाम पारा शिक्षकों को अस्थायी नियुक्ति के लिए नियमावली बनाई और एक बेहतर मानदेय देने की कोशिश की और मानदेय दे रही है। और लगातार उन्होंने यह भी कहा है सरकार ने कि अगर इनकी क्वालिटी जो है अगर अच्छी हो तो इनकी अवधि भी बढ़ाई भी जा सकती है और अस्थायी भी करने की नियमावली बनाई। हालांकि देखिए, इन दोनों तमाम आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन हालत तो वही है। अजय, सवाल यही है क्योंकि 7,000 ऐसे स्कूल है जिनकी ऐसी स्थिति है जहां शिक्षकों की भारी कमी है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई कैसे हो पा रही है, किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है? देखिए, अगर शहरी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो निश्चित रूप से वो सिर्फ खाना पूर्ति की जाएगी, लेकिन रूरल क्षेत्र के, अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, उन पहाड़ी और तराइयों की जो स्कूल हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उन स्कूलों में आप समझ सकते हैं कि एक स्कूल पर एक शिक्षक के भरोसे विद्यालय चल रहा है। तो निश्चित रूप से इस पर लेकर के सरकार गंभीर है। और देखिए, नई सरकार बनी, विधानसभा चुनाव है और जो राज्य में रिक्त पद जो है शिक्षकों की लगभग, यानी कहा जा सकता है कि 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी बाकी है। और वैसे में नियुक्ति की नियमावली अब राज्य सरकार अब जल्द ही इस पर नियमावली को तैयार करेगी, प्रारूप तैयार करेगी और राज्य शिक्षकों की नियुक्ति होगी। और निश्चित रूप से उन खाली रिक्त पड़ी हुए विद्यालयों की शिक्षकों की भरपाई की जा सकती है। यानी कि भरपाई करने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन ये जो स्कूल है उसमें बच्चों की पढ़ाई पर इसका खूब असर भी देखने को मिल रहा है। सोचिए, मापदंड ऐसा है और रिपोर्ट भी सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं, उसमें साफ तौर पर कहा जाता है कि 35 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होगा। राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो 25 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक का प्रावधान है, लेकिन उसके बावजूद, तमाम नियमों के बावजूद उसका उल्लंघन किस तरीके से किया जा रहा है, उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। किसकी लापरवाही है अजय? निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इसमें जो अधिकारी हैं वो उस तरीके से अधिकारी जो है राज्य सरकार उन तमाम उनकी विभागों के मंत्रियों के साथ साझा नहीं के कारण यह परिणाम देखने को मिल रहा है। देखिए, स्थानीय नीति और स्थानीय मुद्दे को लेकर के लगातार झारखंड दंश झेलता रहा और स्थानीय मुद्दे को नहीं लेकर होने के कारण जो है राज्य की नीतियां हमेशा लंबित रही है। और वैसे में अब देखना पड़ेगी, राज्य सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है कि सबसे पहले जो नियुक्ति की नियमावली है और स्थानीय मुद्दे की जो नियमावली है उसको मजबूत बनाने की जरूरत है। अगर ये राज्य सरकार में ऐसे बन जाए तो नियुक्तियां को लेकर नियुक्ति की जाती है देखना बेहद दिलचस्प होगा अजय, और कब तक शिक्षा की इस स्थिति में सुधार होता है, क्योंकि बात बच्चों के भविष्य का है। बहुत शुक्रिया अजय, आपका, अपनी निगाह बनाए रखिए। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।